इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली और बहुत ही अहम खबर के साथ जो सामने निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा जो है वो आज बताया जा रहा है। काशी तमिल संगम में शामिल होंगे सीएम योगी। वाराणसी के नमो घाट पर होगा कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। वाराणसी में समारोह का उद्घाटन जो है वो आज होने जा रहा है, जिसके कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं वो शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें वाराणसी के नमो घाट पर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसी के साथ तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं, जिसके लिए यहां पर काशी तमिल संगम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चलते हुए नजर आ रही हैं। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जो है वो इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि वाराणसी में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। तो नमो घाट में जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे यूपी के स्टेट हेड रजनीश पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, किस तरीके की तैयारियां आज रहने वाली है खासम खास, क्योंकि देखिए केंद्र मंत्री भी आ रहे हैं और साथ ही राज्यपाल जो हैं तमिलनाडु के वो भी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ। समृद्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के उद्घाटन में भाग लेंगे और यह उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को जोड़ता है। खास इसलिए हो जाता है और मुख्यमंत्री उद्घाटन में पहुंचेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण आयोजन अब सीधे फोर्थ एडिशन में कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये जो औपचारिक शुभारंभ होगा वो नमो घाट पे होगा। नमो घाट प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इस उद्घाटन में धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, पांडिचेरी के उपराज्यपाल श्री के कैलाशनाथ सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तमिल सीखे थीम पर आधारित इस आयोजन में लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंच रहे हैं और काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार संयुक्त प्रस्तुति देते हुए भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम का प्रस्तुति करेंगे। समझना होगा थोड़ा डिटेल में। भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि उसका साउथ के जो भी वहां की स्टेट रहे हैं संगठनिक रूप से बड़ा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं एक माना भी जा रहा है कि एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, क्योंकि हमेशा से साउथ में हिंदी को लेके बड़ा बड़ा आंदोलन होता रहा है और यही और सरकार की भी मकसद है कि एक दूसरे को हम लोग समझे। चूंकि ज्योतिर्लिंग है वहां पे काशी विश्वनाथ और साउथ के लोग बहुत ही संख्या में आते हैं एज ए दर्शन करने, एज ए पर्यटक के रूप में आते हैं। तो सरकार की भी कोशिश है कि इसी बहाने एक उन लोगों से मेलजोल बढ़ाया जाए। हालांकि अखंड भारत के सब लोग पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर एक मन में उन लोगों को टिस रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि कन्याकुमारी से रवाना हुआ छात्रों का दल और वहां से भी स्टूडेंट आए हुए हैं जी, जिसमें कन्याकुमारी के 43 है, त्रिचुलापल्ली के 86, चेन्नई के 87। तो देखिए एक दूसरे के कल्चर को समझना जरूरी हो जाता है और मैंने शुरू में ही आपसे बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि इस बार थोड़ा सा साउथ में अच्छा प्रदर्शन हो। ये तभी संभव होगा जब एक दूसरे को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। रजनीश जी, क्योंकि देखिए काशी को जो है सबसे पुराना शहर माना जाता है पूरे विश्व का, और इतिहास की अगर बात की जाए संस्कृत भाषा जो है उससे भी पुरानी तमिल भाषा मानी जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी जो है अपनी मन की बात कार्यक्रम में इस चीज को कहा था कि 2 अद्भुत चीजों का संगम जो है वो देखने को मिलेगा और उसी कड़ी में आज यानी 2 दिसंबर को चौथा अध्याय जो है वो इसका होने जाना है वाराणसी में। आज जी आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात में जिक्र किए थे और काशी को चुना गया जिसका अपना एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। अपने खबर में भी बताया कि सबसे पुराना शहर होने का गौरव प्राप्त है बनारस का जी। दूसरी बात है कि चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं। अब प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि एक दूसरे को कल्चर को समझने और समझाने के, और हमने आपसे बताया भी कि छात्र भी आ रहे हैं एक दूसरे को समझने के लिए, यहाँ के भी छात्र वहां जाता है। तो तमिल संगम का मतलब यही है कि जो साउथ दूर था, जहाँ साउथ में तमाम आंदोलन होते रहे हैं हिंदी भाषियों को लेके, हिंदी के विरोध प्रदर्शन को लेके, कैसे में इस प्रकार का संगम कहीं ना कहीं
भाईचारे को बढ़ाएगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही और मामले में फरार आरोपी आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही और मामले में फरार आरोपी आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जांच में उसके खिलाफ कई अहम सबूत जो है वो मिले हैं। आलोक सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी माना जाता है। सोशल मीडिया पर दोनों के साथ एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है। लखनऊ में धनंजय सिंह के घर पर बगल में ही आलोक का आलीशान मकान स्थित बताया जा रहा है। और इसी खबर पर आपको हम अहम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जांच के दौरान आलोक सिंह के खिलाफ कई सारे अहम सबूत मिले हैं। यहां पर यूपी एसटीएफ जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जौनपुर से सांसद धनंजय सिंह का करीबी जो है वो माना जाता है आलोक सिंह। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और आलोक सिंह के साथ में कई सारे फोटो और वीडियो भी जो है वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट किया गया घोषित। पीसीएस प्री 2025 के कुल 11,727 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पीसीएस स्वर्ग में कुल 920 पदों पर भर्ती होनी है। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 11,727 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर पीसीएस स्वर्ग में कुल 920 पदों पर यहां पर जो है भर्तियां होनी है और जिसके लिए पीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 11,727 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। आगामी चरणों के लिए पीसीएस स्वर्ण के साथ 920 पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी। लेकिन आपको बता दें इसी के साथ कि यहां पर पीसीएस स्वर्ण में कुल 920 पदों पर भर्ती, जिसके लिए 11,727 लोगों ने अभ्यर्थियों ने यहां पर जो है पीसीएस प्री 2025 को क्वालिफाई किया है, जिसका रिजल्ट जो है आज घोषित किया गया। तो पीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट जो है वो यहां पर घोषित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 2025 में पीसीएस में कुल 11,727 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि पीसीएस स्वर्ण में कुल 920 पदों पर जो है वो भर्तियां होनी है। बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको हम बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोमवार की सुनवाई गवाह की गैर हाजिरी के कारण टल गई है। अदालत ने अब अगली तारीख 9 दिसंबर की तय की है। मामला अप्रैल 2021 का बताया जा रहा है, जब हुसनपुर गांव में पंचायत चुनाव के दौरान कथित रूप से बिना अनुमति सभा की गई थी। इसी कारण और इसी प्रकरण में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लगातार गैर हाजिर होने से कोर्ट ने जमानती वारंट यहां पर जारी कर दिया है। जुलाई 2024 में आत्मसमर्पण के बाद उन्हें 2 जमानतकर्ताओं और निजी मुचकलों पर रिहा किया गया था। फिलहाल मामले में साक्ष्य प्रस्तुति जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। जालौन से निकल के सामने आ रही है, जहां जालौन में गांधी महाविद्यालय के पास सड़क निर्माण के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने निरीक्षण कर बड़ी लापरवाही जो है वो यहां पर पकड़ी है। आपको बता दें कि बस को साफ किए बिना ही मिट्टी पर निर्माण शुरू कर दिया गया था और डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए यहां पर निर्माण को तुरंत रोक दिया और बेस को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश यहां पर उनकी ओर से दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो निर्माण से जुड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई है, जहां पर आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है अब डीएम ने सख्त निर्देश यहां पर जारी कर दिए। अगली खबर
बढ़ते हैं आगे। भाजपा सांसद अपराजिता सांगरी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं का आईना दिखाने का काम किया और सांसदों को सलाह भी दी गई है कि हमने लोकसभा और राज्यसभा में रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिए था। जो भी चर्चा हो हमें आपस में विचार रचनात्मक तरीके से करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बिहार के नतीजे के बाद विपक्षी पार्टियों के सभी नेता वॉश आउट हो गए हैं और इसका अर्थ यह है कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। सभी सांसद सदन में अपने क्षेत्र के बारे में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें, जो है यहां पर सदन में शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है। शीतकालीन सत्र चलने के बाद कहीं ना कहीं अब जो है सियासत भी गर्माते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए सदन में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। उसी डिलीवरी की प्रतिक्रिया देते हुए यहां पर अब जो है भाजपा सांसद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना चाहिए बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से यहां पर शीतकालीन सत्र में बीजेपी लगातार यह कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। इसी कड़ी में आखिरकार भाजपा सांसद अपराजिता सांगरी ने क्या कुछ कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन सत्र के पूर्व में विपक्षी दल के नेताओं को आईना दिखाया और इसके साथ साथ उन्होंने दल मत निर्विशेष सारे सांसदों को सलाह दी। सलाह थी कि हम रचनात्मक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कार्य करें और जो विचार विमर्श हो, जो बातचीत हो, जहां मत दिए जाएं, परिपक्वता के साथ रचनात्मक तरीके से मत दिए जाएं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार विकास को और प्रगति को अपना खास मुद्दा बनाए हुए चलती आ रही है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आर द मेन एजेंडा आइटम्स और हम अपने रिफॉर्म एजेंडा को हर एक पार्लियामेंट में पुश करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी बिल आगत हों, जितने भी बिल उपस्थापित होते हैं, उन पर चर्चा हो, सबके मत लिए जाएं और उसके बाद जो बिल सुदृढ़ होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। वो जो सुदृढ़ तरीके का बिल हो वह एक्ट में परिणत हो और जब एक्ट में बिल परिणत होता है तो उसका कार्यान्वयन सुंदर से हो, यह देखना भी सरकार का दायित्व है, जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए, बिल को एक्ट में परिवर्तित करना है वो तब होगा जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका मत ले और लोकसभा और राज्यसभा में ढंग से बातचीत हो, हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, सबके मत को सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मानसून सेशन में मानसून सत्र में आपने देखा क्या हुआ। मानसून सत्र को अंग्रेजी में मैं कहूंगी कंप्लीट वॉशआउट था और उसके बाद बिहार का निर्वाचन हुआ और इस निर्वाचन के जो परिणाम हुए हम सब अवगत हैं। जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, कर्मी थे, सब वॉश आउट हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, लोगों को रिफॉर्म, संस्कार चाहिए और जो जनता है वह चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एजेंडा को लेकर काम किया जाए और जितने भी सांसद जो जिस दल के हों, जितने भी सांसद हैं संसद में, संसद के अंदर अपने क्षेत्र के विषय में, अपने राज्य के विषय में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें। यह हमारा काम है, हमारा जॉब चार्ट है सांसद के तौर पर। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। इस बार की जैसा कि हम सबको ज्ञात है 14 बिल को उपस्थापित किया गया है, लेजिस्लेटिव मैटर्स और फाइनेंशियल आइटम्स। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कल का दिन पूरा मैं कहूं जीरो हो गया, वॉश आउट हो गया और एक भी चर्चा ढंग की नहीं हो पाई। सबने शोर शराबा किया एसआईआर को लेकर। अब मुझे बताना पड़ेगा कि एसआईआर है क्या। देखिए, बात यह है कि एसआईआर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है यह स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है और जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का काम है कि वह इलेक्टोरल रोल की सफाई करे। मैं इस
शब्द पर जोर देना चाहती हूं, सफाई करें और इसके अलावा जो निर्वाचन होता है उसे ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से उसका संचालन करें। यह अनुच्छेद 324 कहता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है। तो मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, सैनिटेशन ऑफ द वोटर डेटाबेस। तो यह सैनिटेशन की प्रक्रिया है जो एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग चला रही है। इसके पहले मैं कह दूं कि क्लीन अप तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बिहार में क्लीन अप हुआ, करीबन 65 लाख वोटर्स को, कुछ तो फर्जी थे, बहुत लोगों का देहांत हो गया था, कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे, डुप्लीकेशन था, तो इन लोगों को बाहर किया गया। उसमें मैं बताना चाहूंगी कि 3,66,000 करीबन फेक वोटर्स थे बिहार के डेटाबेस में। बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ और जब बिहार में यह हुआ, इसके बाद जो नतीजे आए, इसका अर्थ क्या हुआ? नतीजों का अर्थ हुआ कि लोग चाहते हैं कि डेटाबेस की क्लीनिंग हो, लोग चाहते हैं कि हम विकास और प्रगति पर जोर दें, हम अन्य बातें न करें। तो मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे के बाद विपक्षी दलों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए थी और सीख लेनी चाहिए थी कि संसद के अंदर अगर वो हंगामा करेंगे, आधारहीन, भित्तिहीन बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे, तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ। तो मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही ढंग से कहा कि वो अपनी सेवा देने के लिए भी उन्होंने सदैव स्वीकृति प्रदान की है कि भाई अपनी रणनीति को फिर से देखो और रणनीति को में परिवर्तन लाओ, क्योंकि यह रणनीति लोगों के जहन में नहीं उतर रही है, विपक्षी दलों की रणनीति। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जैसे सांसद जो विभिन्न जगहों से आते हैं और अब संसद में बैठकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विभिन्न बिलों पर अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, अपने मत देना चाहते हैं, तो हमारे भी मतों का सम्मान हो। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया। आस्था लॉन में आयोजित विवाह कार्यक्रम में एक महिला द्वारा पहले पिस्टल और फिर रिवॉल्वर से खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के पास में खड़ा एक व्यक्ति उसे हथियार चलाना भी सिखा रहा है। महिला ने दोनों हथियारों से हवा में गोलियां चलाकर कथित रूप से शक्ति प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए यहां पर थाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जसवंत नगर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। महिला से टप्पेबाजी करने वाला कुख्यात अभियुक्त अजमत उर्फ अमजद पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। सिरहोल नगर पुल के पास चेकिंग के दौरान वह संदिग्ध बाइक से भागने लगा और घिरने पर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने पर वह घायल हो गया। आरोपी के पास से सोने की चेन, कार की नकदी वसूल की गई है। राशि, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने 14 अक्टूबर की टप्पेबाजी का वारदात स्वीकार किया है। आरोपी का इटावा, औरैया और कानपुर देहात में चोरी, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट में कई मामले पहले से दर्ज हैं। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा सिरहोल नहर पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया तो खुद को पुलिस पार्टी से गिरता देख उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता लगी उसका नाम अमजद सन ऑफ गुलफान है, जो कि निवासी थाना रूरा कानपुर देहात का रहने वाला है। जानकारी करने पर यही पता चला कि उसके ऊपर लगभग 7 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी और लूट जैसे मुकदमे भी शामिल हैं। अमजद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 14/10/2025 को थाना जसवंत नगर क्षेत्र में उसने अपने साथी इमरान के साथ मिलकर एक टप्पेबाजी की घटना भी कारित की थी। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके पर एक पीली धातु की चेन, एक सोने की बाली, 2000 रुपए नगद कैश, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।